हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ बिग पुश या बड़े धक्के के सिद्धांत की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अलग विकसित देश हैं उनके निर्धन होने का जो मुख्य कारण है वो है उनमें इन्वेस्टमेंट की और कैपिटल फॉर्मेशन की कमी। और इस कमी को दूर करने और इन्वेस्टमेंट को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने कई तरह के सिद्धांत दिए हैं। इनमें से दो मुख्य सिद्धांत हैं। एक है प्रबल प्रयास या बड़े धक्के का सिद्धांत, जिसे हम बिग पुश थियरी या थ्योरी ऑफ बिग पुश कह देते हैं, और दूसरा है आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ बिग पुश की बात करेंगे। जो बड़े धक्के का सिद्धांत है ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल रोजेनस्टीन रोडैन ने दिया था 1943 में अपने एक फेमस आर्टिकल में। उसका नाम है नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। इस लेख में उन्होंने अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया। बाद में इस सिद्धांत में फर्दर कंट्रीब्यूशन दिया है मर्फे ने, शेल्फिर ने और रॉबर्ट डब्ल्यू विश्नी ने 1989 में। तो इस थ्योरी के पीछे जो मेन आइडिया क्या है कि एक बड़ा धक्का या एक बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश का एक बड़ा धक्का ही इकोनॉमी को आर्थिक विकास के मार्ग पर ला सकता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो अलग विकसित देश होते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सड़कें हो गई, सिंचाई की सुविधाएं हैं, रेल की सुविधाएं हैं, बिजली है, बैंकिंग सिस्टम है, इसकी काफ़ी कमी होती है। और इन देशों में श्रमिकों की जो ट्रेनिंग का भी प्रॉपरली मैनेजमेंट या अरेंजमेंट नहीं होता। जो सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ होती है उसकी भी काफ़ी कमी पाई जाती है। और जो व्यक्तिगत उद्यमी होते हैं वो इस दिशा में निवेश करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होते। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि आर्थिक विकास करने के लिए इन तत्वों में धीरे धीरे निवेश करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। और इसके लिए तो बहुत कम से कम एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में निवेश ज़रूरी है, जिसे हम बड़ा धक्का बोल देते हैं। और ये निश्चित न्यूनतम मात्रा का निवेश सरकार के अलावा और कोई नहीं कर सकता। व्यक्तिगत उद्यमी इस दिशा में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होते इसको करने के। तो ये कार्य विशेष रूप से सरकार ही कर सकती है। और जब सरकार एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश करेगी, एक बड़ी मात्रा में निवेश करने की बात की जाती है जब, तो इसी से ही एक ये नया सिद्धांत बन गया जिसे हमने कहा प्रबल प्रयास या बड़े धक्के का सिद्धांत। जिस तरह से मान लो एक कार है, उसको चलाने के लिए एक बड़े धक्के की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो अलग विकसित देश हैं उनको भी अपना आर्थिक विकास करने के लिए निवेश के रूप में एक बड़े धक्के की ज़रूरत होती है। और जब सरकार एक साथ देश में श्रमिकों की शिक्षा की सुविधाएं भी देगी, उनकी ट्रेनिंग का भी प्रबंध करेगी, पूरक उद्योगों की स्थापना भी साथ साथ कर रही है, और जो सामाजिक ऊपरी पूंजी है, सोशल ओवरहेड फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तब क्या होगा, देश में ऊंचे पैमाने के उद्योगों की स्थापना हो सकेगी और उद्यमियों को नए नए निवेश करने के लिए और प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा, उद्यमियों को भारी बचतें प्राप्त होंगी। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया स्मूथली जब चलेगी तो जो विकास की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्मूथली चलेगी। तो इस तरह से जो बिग पुश थियरी है या बड़े धक्के का सिद्धांत है वो बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में बिलीव नहीं करता कि सिर्फ थोड़ी थोड़ी मात्रा का निवेश काफ़ी नहीं है। इन्वेस्टमेंट का एक मिनिमम से ज़्यादा का निवेश, एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से अधिक का निवेश किया जाएगा, तभी इकॉनमी विकास के पथ पर लगातार अग्रसर रहेगी। नहीं तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ही होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रबल प्रयास या बिग पुश थियरी के अकॉर्डिंग अलग विकसित देशों का जो विकास है वो कम निवेश करने से पॉसिबल नहीं होगा। ये तो केवल एक बड़े धक्के या प्रबल प्रयास से ही संभव हो सकता है। इसके बाद रोजेनस्टीन रोडान ने 3 तरह की इंडिविजिबिलिटी की बात की है, अविभाज्यताओं की बात की है, जिसमें फर्स्ट है इंडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन अथवा सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता। अलग विकसित देशों में क्या है, जो चाहे हमने कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ लगानी है, चाहे कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करनी है, इन सब की एस्टेब्लिशमेंट से पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल जिसमें आ जाता है यातायात के साधन, पावर हो गई, शक्ति के साधन हो गए, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ ज़रूरी होता है।
तो सामाजिक ऊपरी पूंजी बहुत ज़रूरी है, चाहे हमने किसी भी तरह के उद्योग की स्थापना करनी है। और सामाजिक ऊपरी पूंजी अगर हमने अवेलेबल करवानी है तो इसके लिए एक न्यूनतम मात्रा से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। मतलब मान लो हमने किसी देश में रेलवे की स्थापना करनी है तो सिर्फ वो 1 या 2 शहरों के बीच रेलवे लाइन बिछाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो एक निश्चित न्यूनतम मात्रा के निवेश की एक साथ ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक ऊपरी पूंजी की जो अविभाज्यता है उनके पाए जाने के कारण मतलब जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी बड़ी मात्रा में एक साथ करना पड़ेगा। ये जो सामाजिक ऊपरी पूंजी वाले उद्योग हैं वो कई कारणों से अविभाज्य होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम मेन रूप से ये कह सकते हैं कि समय के रूप में ये अविभाज्य हैं। मतलब अगर प्रत्यक्ष रूप से हमने प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इसमें काफ़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि कई हैवी मैकेनाइजेशन के कारण मतलब इनमें प्रयोग की जाने वाली जो मशीनें हैं उनकी टेक्नोलॉजी और दूसरे कारणों से इनकी जो एज है उम्र है काफ़ी लंबी होती है। तीसरा इसमें जेस्टेशन पीरियड काफ़ी होता है, मतलब इनकी स्थापना करने में और इनके द्वारा प्रोडक्शन आरंभ होने के बीच मतलब काफ़ी टाइम पीरियड लग जाता है। और चौथी जो अविभाज्यता है वो है कि सामाजिक ऊपरी पूंजी के निर्माण के साथ कई प्रकार के कार्यों जैसे सड़कों, रेलों, शक्ति के साधनों आदि में पूंजी लगानी आवश्यक होती है। इन अविभाज्यताओं के कारण क्या होता है, सामाजिक ऊपरी पूंजी के निर्माण में अलग विकसित देशों को मतलब कुल निवेश का 30 से 40% तक निवेश करना पड़ता है। इन इंडिविजिबिलिटीज़ के कारण जो है वो बाकी उद्योगों को बाहरी बचतें मिलेंगी। जैसे जैसे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, सोशल ओवरहेड कैपिटल का यूज़ भी बढ़ेगा, देश में कॉस्ट कम होगी। तो इस तरह से अगर हमने सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यताएं प्राप्त करनी है या उसके द्वारा बाहरी बचतें प्राप्त करनी है तो निवेश को काफ़ी अधिक मात्रा में एक साथ बड़े धक्के के रूप में करना ज़रूरी होगा। दूसरा है इंडिविजिबिलिटीज़ ऑफ डिमांड, मांग की अविभाज्यता। सेकेंड पॉइंट है सेकेंड इंडिविजिबिलिटी। जो अलग विकसित देश हैं उनमें मांग की भी अविभाज्यता पाई जाती है। अब मांग की अविभाज्यता का क्या मतलब है? मांग की अविभाज्यता का मतलब होता है कि जो अलग विकसित देश हैं इसमें जो विभिन्न उद्योग हैं उनके निवेश के जो निर्णय हैं, इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। और अगर ये इन्वेस्टमेंट डिसीज़न अलग अलग लिए जाएंगे तो काफ़ी अनसर्टेन होंगे, क्योंकि अलग अलग निवेश करने से क्या होगा, जो इकॉनमी में जो वस्तुओं की मांग है उनकी पूर्ति के बराबर नहीं हो पाएगी। मांग और पूर्ति बराबर ना होने का हमेशा डर बना रहता है। तो इस चीज़ को, मांग की अविभाज्यता को प्रोफेसर रोडान ने एक शू फैक्ट्री के एग्जाम्पल से क्लियर किया है कि मान लीजिए एक बंद अर्थव्यवस्था है और उसमें छिपी बेरोजगारी की अवस्था में 100 जो मजदूर है वो अनएम्प्लॉयड है, छिपी बेरोजगारी है। इन्हें रोज़गार देने के लिए मान लो एक जूता फैक्ट्री खोल दी जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, मजदूरों को अतिरिक्त आय मिल जाएगी। और यदि ये मज़दूर सारे अतिरिक्त आय को जूता खरीदने में ही खर्च कर देते हैं तब तो जूता फैक्ट्री का सारा उत्पादन बिक जाएगा और उद्यमी को जूता फैक्ट्री खोलने से कोई भी हानि या लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। परंतु ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो जूता फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर हैं वो अपनी सारी की सारी इनकम को जूते ही खरीदने में खर्च कर दें। उन्हें अपनी और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। इसलिए क्या होगा, जूतों की मांग जो है वो पूर्ति से कम होगी और जो उद्यमी जूता उद्योग स्थापित करने का जोखिम नहीं उठाएगा। ये कब हुआ, जब सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक इंडस्ट्री में की गई, सिर्फ जूता फैक्ट्री ही खोलेगी। मान लो इसके विपरीत अगर मान लो देश में 1000 मजदूर बेरोजगार हैं और उन्हें रोज़गार देने के लिए एक साथ 10 फैक्ट्रियों की स्थापना कर दी। अब ये फैक्ट्रियाँ क्या करेंगी, इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करेंगी जिन्हें विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर खरीद लेंगे। तो क्या होगा, मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाएगी। अब और उद्यमियों को मांग के विषय में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी कि उनका जो बनाया गया माल है वो बिकेगा या नहीं, तो वो एक साथ 10 फैक्ट्रियों में ही निवेश करना पसंद करेंगे। तो इस एग्जाम्पल से ये मेन बात क्लियर होती है कि उद्योगों की स्थापना अलग अलग करने की अपेक्षा एक साथ करना अधिक संभव होता है और एक साथ ऊंचे पैमाने पे अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, मांग भी बढ़ेगी और उद्यमियों को मांग की अविभाज्यता के कारण कई तरह की बचतें भी प्राप्त होंगी।